नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को सोमवार को देश के परमवीरों यानी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम मिल गए हैं। इनमें भारत चीन जंग में पैर से मशीन गन चलाने वाले मेजर शैतान सिंह, कारगिल जंग के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और मनोज कुमार पांडे के नाम पर द्वीपों के नाम रखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम से जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान की धरती पर ही सबसे पहले तिरंगा लहराया गया था। आजाद भारत की पहली सरकार यहीं बनी थी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। इस दिन को हम पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले वीर सावरकर और कई अन्य सेनानी अंडमान की धरती पर आए। जब मैं 4-5 साल पहले यहाँ आया था तब मैंने 3 मुख्य द्वीपों को भारतीय नाम दिए थे। 21 द्वीपों के नाम आज बदले गए हैं। इसमें कई संदेश छिपे हैं। सबसे बड़ा संदेश है एक भारत श्रेष्ठ भारत। यह हमारी सेनाओं की बहादुरी का संदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सरकार ने हमारे वीर सैनिकों के सम्मान में अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण उनके नाम पर करने का फैसला किया है। कुलदीप ने सरकार से अपील की है कि इस बारे में स्कूल में बच्चों के लिए एक किताब भी प्रकाशित करें, जिससे बच्चे भी अपने देश के जवानों के बलिदान के बारे में जान सकें। कलावरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर सोमवार सुबह नौसेना में शामिल हो गई। इसे सैंड शार्क भी कहा जाता है। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर वागीर को कमीशन किया। पानी के भीतर वागीर की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के ऊपर इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि वागीर 24 महीने की अवधि में नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी सबमरीन है। ये कॉम्प्लेक्स के निर्माण में हमारे शिपयार्ड की स्पेशलाइजेशन का भी एक शानदार सबूत है। मैं सबको उनकी कड़ी मेहनत और सराहनीय प्रयास के लिए शुभकामनाएं देता हूं। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि पनडुब्बी से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 5वीं कलवरी क्लास पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की कुल 6 स्वदेशी पनडुब्बियां बनाई जानी है। इससे पहले कलवारी, खंडेरी, करंज और वीरा 4 सबमरीन को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इनका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से हुआ। दोनों कंपनियों के बीच 6 सबमरीन तैयार करने के लिए 2005 में करार हुआ था। वागीर साइलेंट किलर है। वागीर का नाम सैंडफिश की एक प्रजाति पर रखा गया है, जो इंडियन ओशन की एक घातक समुद्री शिकारी है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी के पुनर्निर्मित कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रंगारंग झांकियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अधिकांश झांकियों का विषय नारी शक्ति होगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दर्शाने वाली कुल 23 झांकियां 26 जनवरी को औपचारिक परेड का हिस्सा होंगी। इन झांकियों में से 17 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तथा 6 झांकियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं को बताते हुए कहा कि गृह मंत्रालय 2 झांकी प्रदर्शित करेगा, जिनमें स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की एक झांकी शामिल होगी। अधिकारी के अनुसार कृषि मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की एक झांकी कर्तव्य पथ पर दर्शकों को आकर्षित करेगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी भी कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। ये पूछे जाने पर कि क्या रेल मंत्रालय की तरफ से कोई झांकी निकाली जाएगी, उन्होंने कहा
कि नहीं, इस साल की परेड में रेल मंत्रालय की कोई झांकी नहीं होगी। अधिकारी ने बताया कि विभिन्न राज्यों द्वारा इस वर्ष अपनाई गई थीम काफी हद तक सांस्कृतिक विरासत और अन्य विषयों के अलावा नारी शक्ति है। दुनिया के टेक्नोलॉजी हब सैन फ्रांसिस्को से लेकर वित्तीय गतिविधियों के केंद्र लंदन, न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया तक वेंचर कैपिटल यानी नए उद्यमों में निवेश के क्षेत्र में निर्णय लेने वाले पदों पर भारतीय महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका में वेंचर कैपिटल फर्मों में निर्णय लेने वाले पदों पर 12% महिलाएं हैं। पूरे कारोबार में 6% एशियाई महिलाएं हैं, 2% भारतीय हैं। वेंचर कैपिटल उद्योग में बदलाव लाने वालों में श्रुति भरत, आकृति डोकिया, सिया राज पुरोहित और मीरा क्लार्क जाना पहचाना नाम है। ऑब्वियस वेंचर्स में सीनियर कंज्यूमर इन्वेस्टर मीरा का कहना है कि हमारे निवेश का आधार ये विश्वास है कि पॉजिटिव बिजनेस को बाजार में लाभ हासिल होता है, वो परंपरागत प्रतिस्पर्धाओं को पछाड़ सकती हैं। ऐसे कारोबार का सकारात्मक प्रभाव बना रहता है। तो वहीं रूती एनजीओ ऑल रेज टेक्नोलॉजी में निवेश करने वालों और स्टार्टअप उद्यमियों में समान अवसरों को बढ़ावा देती हैं। वो सैन फ्रांसिस्को में वेंचर प्रोग्राम देखती हैं जो महिला निवेशकों के करियर को समर्थन देने के लिए काम कर रहा है। आकृति लंदन में ऑक्टोपस वेंचर्स में निवेश रणनीति देखती हैं। वो कंज्यूमर, फिटनेस, स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस के क्षेत्रों में 1 करोड़ पाउंड यानी करीब 100 करोड़ रुपए तक का निवेश करती हैं। भविष्य में कामकाज के मानवीय पक्ष पर केंद्रित पाथवे वेंचर्स की को फाउंडर हैं। ये अर्निंग, लर्निंग और सामुदायिक निर्माण के इनोवेटिव मॉडल विकसित कर रही कंपनियों में निवेश करती हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गोरखनाथ मंदिर का प्रतिबिंब दिखेगा। एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन को स्मार्ट बनाया जाएगा। कायाकल्प होने के बाद स्टेशन पर प्रवेश करते ही गोरखनाथ की धरती की झलक दिखेगी। मुख्य द्वार पर ही सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों में परिचय होगा। लखनऊ मंडल की गति शक्ति यूनिट की टीम और नामित कंसल्टेंसी एजेंसी ने वडोदरा स्टेशन की तर्ज पर गोरखपुर स्टेशन के विकास का खाका तैयार किया है। अगले सप्ताह रेलवे प्रशासन के समक्ष गोरखपुर और गोंडा स्टेशन के नए मॉडल प्रस्तुत किए जाएंगे। विकसित होने के बाद गोरखपुर स्टेशन महानगर के दोनों हिस्सों को जोड़ेगा। स्टेशन परिसर में वाहनों को खड़ा होने के लिए सिर्फ 4 मिनट का समय मिलेगा। निर्धारित से अधिक समय होने पर शुल्क लगेगा। इसके लिए शुल्क तय किए जाएंगे। आवागमन के लिए 12 फीट का एक लेन बनेगा ताकि लोग एक तरफ से प्रवेश कर सकें और दूसरी ओर से निकल सकें। स्टेशन के ऐतिहासिक भवन को भी संरक्षित रखा जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट की तरह लाउंज बनाए जाएंगे। पुनर्विकास योजना के तहत पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर और गोंडा सहित गोमती नगर, लखनऊ जंक्शन, छपरा और काठगोदाम सहित कुल 6 स्टेशनों का चयन किया गया है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर रूफ प्लाजा एवं बेहतर अप्रोच कनेक्टिविटी तैयार की जाएगी। वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के क्रम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, पार्किंग आदि जैसी उच्च स्तरीय एवं आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। रूफ प्लाजा बन जाने से प्लेटफॉर्म में होने वाली अनावश्यक भीड़ से राहत मिलेगी। आवश्यकता की वस्तुएं स्टेशन पर ही मिल जाएंगी। रेलवे स्टेशन ही नहीं, शहर में भी अनावश्यक आवागमन से मुक्ति मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल दिन रात कार्यरत रहते हैं। इस कार्य में आरपीएफ कर्मियों की सहायता करते हैं उनके डॉग स्क्वाड। आरपीएफ के पास वर्तमान में कुल 425 डॉग एवं 850 हैंडलर स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा को कुशलतापूर्वक सुनिश्चित करते हैं। साथ ही अपराध को रोकने में भी मददगार होते हैं। ये प्रशिक्षित डॉग्स बहुत ही अनुशासित, फुर्तीले और चौकन्ने होते हैं, जो आरपीएफ कर्मियों के निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हैं। इन डॉग्स को रेलवे स्टेशनों पर तैनात करने से पहले 32 सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ये अपने हैंडलर के साथ प्लेटफॉर्म व ट्रेनों में इन्वेस्टिगेशन करने में मदद करते हैं। वो लापता शख्स की पड़ताल हो या खोई हुई वस्तु की तलाश हो या फिर किसी विस्फोटक या नार्कोटिक्स पदार्थ का पता लगाना हो, ये डॉग्स पलक झपकते ही पता लगा लेते हैं। यात्रियों की सुरक्षा भारतीय रेलवे के लिए हमेशा से प्राथमिकता रही है। इस सुरक्षा को और पुख्ता करने में रेलवे स्टेशनों पर
तैनात आरपीएफ के ये प्रशिक्षित डॉग्स अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा है। पहले वनडे मुकाबले में शुभमन गिल के दोहरे शतक की बदौलत टीम इंडिया ने 12 रनों से जीत हासिल की थी। वहीं रायपुर में हुए सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित ब्रिगेड ने कीवियों को एक तरफे मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। तीसरा वनडे जीतकर नंबर 1 बन सकती है टीम इंडिया। भारतीय टीम सीरीज भले ही जीत चुकी है, लेकिन तीसरे मुकाबले को वो कतई हल्के में नहीं लेना चाहेगी। यदि टीम इंडिया तीसरा वनडे मुकाबला जीत जाती है तो वो इस सीरीज में कीवी टीम का सफाया कर देगी। इसके साथ ही टीम इंडिया आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भी पहले स्थान पर आ जाएगी। ऐसे में भारतीय टीम के लिए तीसरा वनडे मुकाबला काफी अहमियत रखता है। आपको याद दिला दें कि भारतीय टीम T20 रैंकिंग में पहले से ही नंबर 1 पर है। वहीं टेस्ट रैंकिंग में वो दूसरे नंबर पर है। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज टीम इंडिया के पास अभी 113 रेटिंग है। अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला जीतती है तो वो 114 रेटिंग अंकों के साथ स्पष्ट रूप से शीर्ष पर पहुंच जाएगी। वहीं इंग्लैंड की टीम 113 अंक लेकर दूसरे स्थान पर खिसक जाएगी, जबकि न्यूजीलैंड 111 अंकों के चलते ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथे स्थान पर खिसक जाएगा। टीम इंडिया ने दूसरे वनडे मुकाबले में जीत दर्ज करके न्यूजीलैंड को वनडे रैंकिंग के शीर्ष स्थान से हटा दिया था। दूसरे वनडे मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड 115 रेटिंग अंकों के साथ वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर था, जबकि इंग्लिश टीम 113 रैंकिंग के साथ दूसरे स्थान पर थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया और भारत 112 और 111 रेटिंग अंकों के साथ नंबर 3 और नंबर 4 पर थे। फिर दूसरे वनडे मैच के बाद न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर फिसल गया। वहीं इंग्लैंड पहले और भारतीय टीम दूसरे पोजीशन पर आ गई। फिलहाल भारत, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड तीनों के ही 113 रेटिंग अंक हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय हिंद।